अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपने जितनी भी मैंने अभी वीडियोस मॉडल पेपर्स की डाली हैं आपने वो पढ़ ली होंगी अच्छे से और देख भी लिए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ भी लिए होंगे। हम मज़ीद आगे चलते हैं असेसमेंट एंड मेजरमेंट में, चूँकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियोज़ देखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज़ द स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये याद रखिएगा, जो स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला है वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आ जाता है हमारे पास फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स। अच्छा, 0.20 याद रखने वाली चीज़ है कि अगर आपका ये लेवल है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, अगर ये 0.30 टू 0.70 के दरमियान में है तो वो क्या होगा, आइटम जो होगा हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अगर 0.30 से कम है, ठीक है, अगर कम है तो वो आइटम जो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा, और अगर 0.70 से ज़्यादा है तो आइटम जो होगा वो ईजी होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेशन पावर जो होती है, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 आइटम्स। अगर मोर देन 0.4 हो, इट्स मीन आइटम इज़ एक्सेप्टेबल। अब इसमें आपने क्या याद रखना है कि ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ 30 70 की बजाय 0.3 टू 0.7 के दरमियान में होती है। तो अगर आइटम 0.4 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है, तो आइटम एक्सेप्टेबल होगा। अगर 3 से कम होगा तो वो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा, तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर 0.70 से अबव होगा तो ऑब्वियसली वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और वो कैच करेगा ज़्यादातर जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी। द पर्पज़ ऑफ इवेल्यूएशन टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। किस चीज़ के बारे में, क्या मकसद है, हम इवेल्यूएशन क्यों करते हैं, किस चीज़ के बारे में हमने जजमेंट करनी होती है, क्वांटिटी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, एज के बारे में, ऑब्वियसली अपने एजुकेशनल क्वालिटी के हवाले से कि हमारा जो एम था उसके हवाले से हमने अचीवमेंट की है या नहीं, क्वालिटी हमारी बेहतर हुई है या नहीं। टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पैटर्न और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन आइटम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल आर कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। अब ये देखिए, अब इंटेलिजेंट टेस्ट क्यों नहीं है, स्कूलिस्टिक टेस्ट क्यों नहीं है, इंटरेस्ट टेस्ट क्यों नहीं है, अब इसी में से हमें जवाब ढूंढना है। टेस्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पैटर्न और सॉल्व प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल। जब कंक्रीट की बात आ गई तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसने बनाना ही है, परफॉर्म करके दिखाना ही है। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व बाय द टीचर इज। तो रनिंग डिस्क्रिप्शन हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जिसमें स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम लिखते हैं, तो वो क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो अलग चीज़ है, इंटरव्यू अलग चीज़ है, क्वेश्चन अलग चीज़ है। इसका स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के अंदर जो है वो कोई लिंक नहीं होता है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी DATB इज़ अ टेस्ट टू मेजर। तो ये कौन सी होती है, जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड बैटरी होती है ना, ये जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो उनके बारे में जानती हैं, और इसीलिए DATB इनको कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि WAIS स्केल हमने पढ़ा था, ठीक है, WISC स्केल पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर A आ जाए इट्स मीन वो अडल्ट के लिए है, और जहाँ पर I आ जाए इट्स मीन वो चिल्ड्रन के लिए है, या SC आ जाए उसके हवाले से भी याद कर सकते हैं। द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज़, कि जो स्कोर होता है वो किस तरह से होता है, वो मिड पॉइंट ऑब्वियसली नहीं होगा, क्वार्टाइल भी नहीं होगा, क्लास बाउंड्री भी नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी ही होगा। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट रेफर्ड। तो ये क्या करती है, स्टेटमेंट होती है। डिस्ट्रैक्टर वो होते हैं जो आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं का जो आंसर होता है वो नहीं होता, एक रिस्पॉन्स होते हैं, वो तमाम के तमाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की फॉर्म में जो कंपोज करते हैं, जो उसकी स्टेटमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे स्टेटमेंट ही कहते हैं। आइटम डिफ़िकल्टी रेफर, आइटम डिफ़िकल्टी किस चीज़ को रेफर करती है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द आइटम करेक्ट, कि जितने बच्चों ने वो एक आइटम को करेक्ट किया है, तो हम ये देखते हैं कि वो कितने बच्चे हैं। अगर तो वो हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे यानी निकम्मे बच्चों को भी एक आइटम जो है वो जो है कैच कर रहा है, इट्स मीन वो आइटम पुअर है। लेकिन अगर एक ऐसा आइटम है जिसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे अच्छे बच्चे भी, तो इसका मतलब ये है कि वो आइटम भी ठीक नहीं है। तो
हमें ऐसा आइटम लेना है कि जिसमें हमारा जो डिस्ट्रैक्टर है वो काम करे और हमारे पास जो बच्चे हैं वो उसको सोचें समझें, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे ही उसको कैच कर सकें। ऐसा ना हो कि वो तुक्का लगा के कोई भी उनका आंसर दे दे। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द आइटम करेक्ट, ये हम बताते हैं कि कितने बच्चों ने वो आंसर जो है वो ठीक किया था। अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट जैसे हमने फार्मूले में पढ़ी उसके मुताबिक हो तो हम आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द पेयरनेस ऑफ नॉर्मल कर्व डिजेंबल विद बेल, देखिए ये नॉर्मल कर्व जो होता है वो बेल की शेप में होता है, इस तरह का नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है। ये नॉर्मल कर्व है हमारे पास, ये बेल की शेप का होता है। विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अच्छा जी, ये याद कर लीजिएगा। इसका जो सही सब ग्रुप है उसमें आ जाता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और उसके बाद सिंथेसिस। तो इसमें जो सही वाला होगा वो होगा एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस आएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट वन है वो होगा ये ट्रू। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, आप इसका कोई नॉमिक भी बना सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। और ये हमें कॉग्निटिव जो हमारी एबिलिटीज़ के बारे में बात की जाती है, तो ये उसके सब ग्रुप हैं, कॉग्निटिव डोमेन्स हैं। और आपको पता है कि 3 तरह की डोमेन है हमारे पास, तो ये उस पर बात करते हैं। विच इज़ राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ इफेक्टिव डोमेन, ये हमारी दूसरी डोमेन है। और दूसरी डोमेन का जो राइट ऑर्डर है हमारे पास वो होता है अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलबीइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम पहले देखते हैं, अटेंड करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद उसको वैल्यू करना सीखते हैं, फिर उसमें से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद अपनी ज़ात का एक हिस्सा बन जाता है वो हमारी। वी सब ग्रुप ऑफ इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन अडॉप्शन ऑफ आ वैल्यूज़, अभी आपको मैंने बताया कि जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं एक वैल्यू को, अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, तो वो कैरेक्टराइजेशन होता है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वो क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। ये SMART जो है ये स्मार्ट एक वर्ड है, ये इनके मिनोमिक बनाया गया है, इसकी डिटेल में आपको आगे एक अलग वीडियो में बताऊँगी। विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन जो थी वो हमारे पास परसेप्शन होती है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को परसेप्ट करते हैं, फिर सेट करते हैं, फिर उसके बारे में गाइडेड रिस्पॉन्स यानी कि किसी और की मदद से जो है वो काम करना सीखते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म बनाते हैं, फिर वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स अडेप्ट कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये कौन सी है हमारे पास, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हाथ से काम करने में इस्तेमाल लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बॉडी के मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो इसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट जो होता है वो हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। तो कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है और कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये क्या करता है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये डेवलप करता है इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट, डेवलप्ड अ बैलेंस टेस्ट एंड हेल्प करता है टीचर को सैम्पलिंग क्वेश्चन लेने में फॉर ऑल कंटेंट। ये अगर आपने कभी टेस्ट बनाए हों तो आपको पता हो कि हम टेस्ट के इस तरह से करते हैं कि कुछ चैप्टर में से हमने शॉर्ट लेने हैं, कुछ में से हमने लॉन्ग लेने हैं, कुछ में से MCQ बनाने हैं। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 9th एंड 10th में पेयरिंग स्कीम होती है, तो उसको आप इसके साथ तकरीबन लिंक कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। विच वन इज़ द सप्लाई टाइप टेस्ट, सप्लाई टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो खुद से कुछ ना कुछ लिख रहा है, तो कंप्लीशन आइटम टेस्ट होंगे। ट्रू फॉल्स में वो सिर्फ टिक लगा रहा है, मैचिंग आइटम में वो देख के मैच कर रहा है, और MCQ में भी वो टिक क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो खुद कुछ ना कुछ लिख रहा है। विच वन इज़ अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स यही होंगे ट्रू फॉल्स, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग होंगे, और उसके बाद करेक्ट एंड इनकरेक्ट होंगे। द आइटम इज़ द कॉलम फॉर विच मैच इज सॉट इज कॉल्ड, हाँ जी, तो ये क्या होंगे कि जिस कॉलम का हमने मैच तलाश करना है तो वो प्रीमिस होगा। द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय आइटम, तो ये क्या होंगे, मैचिंग आइटम होंगे कि जिसमें हमें दो चीज़ों को मैच करना है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कॉल्ड इन MCQ, जो हमारी स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रॉब्लम की जो MCQ में दी जाती है उसे हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर, जो होते हैं तो वो अल्टरनेटिव भी होते हैं, वो हमारी चॉइसेस भी होती हैं, वो ऑप्शंस भी होती हैं। तो ये याद रखिएगा, जो सजेस्टेड आंसर हैं वो चॉइस हैं, वो अल्टरनेटिव्स भी हैं, वो ऑप्शन भी हैं, लेकिन जो
करेक्ट ऑप्शन होगी वो आंसर कहलाएगी, लेकिन जो इनकरेक्ट ऑप्शन उससे होंगी वो डिस्ट्रैक्टर कहलाएगी। और डिस्ट्रैक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही पेपर जो है हम कहते हैं कि उनमें क्या कहते बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की पावर जितनी ज़्यादा है उतना ही वो पेपर अच्छा होता है। विच वन इज़ द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा एमसीक्यू का इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसेट आइटम इन विच कंटेंट इज आंसर आर लिमिटेड, जब हम लिमिटेड कर देते हैं किसी भी आंसर को तो आप याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है, जिसमें हम बच्चों को कह देते हैं कि सिर्फ 3 लाइन पर नोट लिखें, या हम ये कह देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म के बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में लिखें, कायदे आज़म कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब इसके अलावा वो डिटेल नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसी एबिलिटी जिसमें वो सेलेक्ट भी कर सकता हो, ऑर्गेनाइज भी कर सकता हो, इंटीग्रेट भी कर सकता हो, इवैल्यूएट भी कर सकता हो अपने आइडियाज़ को, तो वो कहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, तो वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस होंगे उनमें करेगा। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कौन से होंगे, जिसमें हम कहते हैं एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, ये हमारे पास क्या होंगी, ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे। What will be the score of a student getting 70 correct and 30 incorrect answer true false item by applying guessing correction formula? हमने guessing correction formula पढ़ा था जिसमें हमने कहा था S इज इक्वल टू W माइनस R माइनस W के राइट में से रॉन्ग निकाले तो हमारे पास 70 में से जब हमने 30 निकाल दिए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली 40 ही आएगा। अच्छा, what will be the correct of student getting 70 correct and 30 incorrect answer in MCQ item having 4 option by applying guessing correction formula? तो guessing correction formula का हमने पढ़ा था कि अगर 4 आइटम हो तो हम ऐसे करेंगे राइट माइनस W ओवर 3, राइट। वेयर इज़ द एनालिसिस ऑफ आइटम नेसेसरी, तो ये कौन से आइटम होंगे, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होगी। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट, बाय पर्पस। बाय पर्पस कौन सा है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट बाय पर्पस होते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बाय पर्पस होते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं वो बाय पर्पस नहीं होते हैं। विच इज़ द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं वो बाय मेथड होते हैं। नेम द टेस्ट इन विच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं। और ऐसे टेस्ट जिसमें परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। व्हाट इज़ टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कौन से होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, क्योंकि अचीवमेंट के बारे में ही हम पहले जानते हैं, पढ़ते हैं। और IQ ऑफ द स्टूडेंट हैविंग 12 ईयर्स मेंटल एज एंड 10 ईयर्स फिजिकल एज, के क्या IQ होगा, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर उसका 12 ईयर मेंटल एज है और 10 ईयर फिजिकल एज है तो उसका 120 IQ होगा। 12 ईयर और 10 ईयर, ठीक है। आपने मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और इस तरह इसका आंसर निकाल लेना है। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग केस ऑफ टाइम, ईज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड यूजेबिलिटी, ठीक है। ये ईज़ है लफ्ज़, ईज़ ऑफ टाइम के टाइम के हिसाब से भी आसानी है, कॉस्ट के हिसाब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी, तो वो यूजेबिलिटी होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं आपको कोई मुश्किल है तो आप ज़रूर कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।